क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के दौरान हुए हंगामे के बाद भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद और आरएलडी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 188 और 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि कुछ ग्रामीणों के विरोध के बीच कल चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिले थे और उनके लिए वायु श्रेणी की सुरक्षा की मांग की थी। इसके पहले कल ही परिवार से मिलने जा रहे आरएलडी कार्यकर्ताओं और जयंत चौधरी पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो यहां पर जब आरएलडी के कार्यकर्ता और उनके नेता वहां पहुंचे तो पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। जयंत चौधरी को उनके कार्यकर्ताओं ने चारों तरफ से घेर कर खुद पीठ पर लाठियां खाई और अपने नेता को घायल होने से बचाया। अब मुकदमा दर्ज किया गया है प्रशासन की तरफ से। मीना जी, कल यहाँ पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टियों का प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ, जिसमें 3 केस दर्ज हुए हैं। आरोप ये है कि बीजेपी के एमएलए आरोपियों के पक्ष में पंचायतें कर रहे हैं, उन पर कोई केस दर्ज नहीं हुआ, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, विपक्ष के लोग आ रहे हैं, उन पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए, धारा 144 का वायलेशन जो भी करेगा उसके खिलाफ बिल्कुल केस दर्ज किया जाएगा, कार्रवाई भी होगी। कल दोपहर को करीब मुझे लगता है कि 1000 से ज़्यादा की भीड़ एकत्रित हुई और उनके डेलीगेशन को अंदर जाने के बावजूद जो वर्कर्स थे पीछे से धक्का मुक्की करते हुए महिला कांस्टेबलों को ज़मीन पर पटकते हुए, जिसमें हमारे एक सीईओ को भी गंभीर चोटें आई हैं, उसका वायलेशन करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ते हुए गांव में घुसने का प्रयास किया गया और कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए पुलिस एवं प्रशासन द्वारा हल्के बल का प्रयोग करना पड़ा और तत्काल ही पूरी सिचुएशन को टोटली अंडर कंट्रोल ले आया गया और तब से पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई है। चंद्रशेखर आजाद के साथ में जो लोग आए थे वो तो शांतिपूर्वक यहाँ पर खड़े हुए थे, उन पर भी केस दर्ज हुआ है? देखिए, उसके बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि एफआईआर दर्ज करना या कार्रवाई करना दैट इज मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं। और मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मुकेश से बात करते हैं और जानते हैं कि वहां का क्या है हाल। मुकेश, जो मजिस्ट्रेट साहब है मीना, उनसे जब आपने पूछा कि जब एक्स एमएलए बीजेपी का वहां पे सभा करता है जिसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे, तो उस पर उनको कुछ भी नहीं कहना, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हल्का बल प्रयोग किया। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं कि पुलिस वाला 4 लोग अपनी पीठ करके खड़े हैं और उस पर 25 डंडे बरसा रहा है। देखिए, बिल्कुल शारिक दोहरा मापदंड है। मैंने देखा कि किस तरह से जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के लोग आ रहे हैं उन पर लगातार सेक्शन 144 को तोड़ने के केस दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन एक बीजेपी एमएलए के घर में एक पंचायत होती है जिसमें 300 से ज़्यादा लोग आते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि यहाँ की तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मैं लगातार ये सवाल पूछता रहा, लेकिन सारे अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं, कोई स्पष्ट नहीं बता रहा है कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि लगातार आरोपियों के पक्ष में पंचायतें हो रही हैं, 3-4 पंचायतें ऑलरेडी हो चुकी हैं और कोई भी कार्रवाई अब तक नहीं की गई, केवल वार्निंग दी जा रही है उनको, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो कुल मिलाकर प्रशासनिक अधिकारियों का ये दोहरा मापदंड है कि जो विपक्षी पार्टियां आ रही हैं उनके कार्यकर्ता अगर यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन आरोपियों के पक्ष में अगर पंचायतें हों तो उन पर कार्रवाई के नाम पर केवल गोलमोल जवाब दिए जाएँ। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल यही चल रहा है। जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये गाँव के बाहर का इलाका है, बैरिकेड यहाँ पर लगा हुआ है। कुछ देर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह यहाँ पर आने वाले हैं। उनके आने के पहले आप देखें कि तमाम जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और संजय सिंह का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं को गांव के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, केवल 5 लोगों का डेलीगेशन होगा जिसमें संजय सिंह शामिल होंगे। ये डेलीगेशन जाएगा और पीड़ित के परिवार से बातचीत करेगा। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके आने के पहले यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं और अभी आप देखें कि पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। शुक्रिया मुकेश, आप नजर बनाए रखें। तो मुकेश साफ बता रहे हैं कि जो प्रशासन का रवैया है वो 2 हो रहा है। अगर बीजेपी का कोई नेता या एक एमएलए वहां पर कोई भी कार्यक्रम कर रहा होता है तो उसको लेकर अपनी आंखें प्रशासन मूंद लेता है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि विपक्ष देश में दंगा कराना चाहता है, लेकिन सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि विपक्ष को यह मौका किसने दिया? उनकी सरकार और उनके प्रशासन ने। अगर उस पीड़िता के साथ संवेदनशीलता के साथ पेश आया गया होता
तो शायद यह मौका विपक्ष को नहीं हाथ आता और हालात इतने नहीं बिगड़ते। अब वो कह रहे हैं कि वो देश प्रदेश में जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, इसलिए नए षड्यंत्र रचते रहते हैं। वे लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा, इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा, इसलिए वे नित नए षड्यंत्र करते रहते हैं। हाथरस मामले में शुरू से लेकर अब तक ऐसी कई लापरवाहियां हुई हैं जिसको लेकर सरकार और पुलिस पर कई आरोप लग रहे हैं। उधर पीड़िता का रेप हुआ या नहीं, इसको लेकर भी लगातार पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। और इस बीच आगरा के फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आ गई है, लेकिन इस रिपोर्ट पर कई सवाल उठे हैं। सवाल उठने की वजह यह है कि क्या सैंपल भेजने में देरी होने से रिपोर्ट प्रभावित हुई? ऐसा कहने की पीछे कई वजह हैं जो हम आपको बताते हैं। आगरा एफएसएल रिपोर्ट में यूपी पुलिस के दावों की पुष्टि, जो वो दावे कर रहे हैं, लेकिन इन दावों पर क्या सवाल है वो बताते हैं। फॉरेंसिक जांच के मुताबिक रेप नहीं, यूपी पुलिस का कहना है। घटना के 11 दिन बाद जांच के लिए भेजा गया सैंपल, ये एक बड़ा सवाल है। पीड़िता के साथ 14 सितंबर को मारपीट और रेप का आरोप लगा, 22 सितंबर को लिया गया सैंपल। जो जानकार हैं वो कहते हैं कि अगर सैंपल इतने दिनों बाद लिया जाए तो रेप की पुष्टि करना लगभग असंभव हो जाता है। 25 सितंबर को जांच के लिए भेजा गया, यानी 22 सितंबर को सैंपल लिया गया और 25 सितंबर को भेजा गया। जिस तरह से अभी जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और कुछ मीडिया वालों ने भी इस चीज़ को बड़े पैमाने पर उठाया है कि जो हाथरस की पीड़िता है उसके साथ रेप नहीं हुआ है, तो मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने जो ये लफ्ज़ रेप का जो है इस्तेमाल किया, ये पूरी तरह से गलत है। सिर्फ कोर्ट ही इस चीज़ की जो है फाइनल बता सकती है कि रेप हुआ है कि नहीं हुआ है। ये लोग जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन इनको कंप्लीट करनी चाहिए, मुकम्मल हो देनी चाहिए, फिर कोई जो कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा वही होगा। एफएसएल की रिपोर्ट पे पूरी तरह से एक जिस तरह से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 96 आवर के अंदर ही अंदर जब कोई रेप का इंसिडेंस हो उसे 96 घंटे से पहले भेजना होता है। लेकिन इस केस में ये देखने को मिला है कि 11वें दिन जो है सैंपल को भेजा गया, तो पूरी तरह से जो एफएसएल की रिपोर्ट है उसको सही साबित नहीं किया जा सकता। गुरुग्राम में एक 25 साल की महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। गैंगरेप के बाद पीड़िता की बेरहमी से पिटाई भी की गई। पीड़ित की हालत गंभीर है और उन्हें इलाज के लिए मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों आरोपी फूड डिलीवरी का काम करते हैं। राजस्थान के बारा सदर थाना क्षेत्र के हीकड़ गांव में एक 15 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। पीड़ित ने पड़ोसी पर रेप का मामला दर्ज करवाया है। सदर थाना अधिकारी अनीस ने बताया कि 2 अक्टूबर को पीड़िता खुद थाने आई और मामला दर्ज करवाया। आज अदालत में 164 के तहत उसका बयान दर्ज किया जाएगा। राजस्थान के बारा जिले में एक हफ्ते के अंदर यह तीसरा बलात्कार का मामला है। दिल्ली के अलीपुर में बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिल्ली पुलिस के एक एएसआई समेत 2 लोगों को गोली मार दी। फायरिंग में दोनों लोग घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इस मामले में गैंगवॉर की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि टीलू और गोगी गैंग के बीच यहां कई बार पहले भी झड़प हो चुकी है। ब्रेक के बाद देखेंगे कहां से हुआ लाखों का सोना बरामद। सुशांत सिंह राजपूत केस के मर्डर की थ्योरी एम्स के पैनल से खारिज होने के बाद मुंबई पुलिस ने कहा कि जो सच था वो सामने आ गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर
परमबीर सिंह ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि मुंबई पुलिस सही दिशा में जांच कर रही थी और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना और सराहा था। सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध मौत में एम्स की मेडिकल रिपोर्ट ने भी मुंबई पुलिस की जांच थी उसी पे एक तरह से मुहर लगा दी है और ये साबित कर दिया है कि कोई हत्या नहीं हुई है। सर, बड़ी एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप लोग की जो जांच थी उस पर एक मुहर लग गई। हमारी जांच तो हमने हमेशा से मेंटेन किया है। एक बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन था। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने एक प्रोफेशनल पोस्टमार्टम करके अपनी रिपोर्ट दी थी एंड एक बार जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश दिया कि हम अपनी रिपोर्ट सबमिट करें इस केस में, हमने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो रिपोर्ट थी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, किसी भी चैनल को या किसी भी व्यक्ति ने वो रिपोर्ट देखी नहीं है, उस पर समाधान व्यक्त किया सुप्रीम कोर्ट ने। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई फॉल्ट नहीं मिला उन्हें मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में। और जो न्यूज़ चैनल के मार्फत से हमको पता लगा है कि एम्स पैनल ने ऐसी फाइंडिंग, उनकी यूनानिमस फाइंडिंग है कि इसमें एक सुसाइड थी, मर्डर नहीं था। तो हमें तो हमेशा पता था कि हकीकत क्या है, लेकिन ऐसी उनकी भी फाइंडिंग है। तो हम यही कह सकते हैं कि सच्चाई तो बाहर आती है, सच्चाई छुपती नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी हुई। कर्नाटक और मुंबई में सीबीआई कर रही है अभी छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में डीके शिव कुमार के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। उनके 14 ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं डीके शिव कुमार। बेंगलुरु के सदाशिव नगर में यह है डीके शिव कुमार का घर, जहां पे सीबीआई के अधिकारी मौजूद हैं और तलाशी का काम चल रहा है। और ठीक उनके घर के बाहर देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। डीके शिव कुमार के समर्थक भी हैं, उनके वकील भी उनसे मिलने यहाँ पर आए थे। ये जो मामला है वो तकरीबन 2 साल पुराना है, जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे और उस वक्त ये मामला सामने आया था। डीके शिव कुमार के घर के सामने उनके सांसद भाई डीके सुरेश का भी घर है, वहाँ भी तलाशी चल रही है। इसके अलावा कई सारे दूसरे जो ठिकाने हैं डीके शिव कुमार और डीके सुरेश के, वहाँ पर भी जांच का काम चल रहा है। यहाँ पर देखिए पुलिस वालों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। 2018 में ये मामला सामने आया था और ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पहले जांच की थी। उसके बाद अब सीबीआई के जांच के लिए मामला आय से अधिक संपत्ति का सौंपा गया है, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन सवाल इसकी टाइमिंग को लेकर उठाए जा रहे हैं, क्योंकि नवंबर में यहाँ पर 2 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस की पकड़ इन दोनों ही जगहों पे अच्छी है। ऐसे में कांग्रेस के जो नेता हैं इस पर सवाल उठा रहे हैं, इस छानबीन और इस रेड की टाइमिंग को लेकर। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में रविवार शाम बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना टीटागढ़ में हुई, जो नॉर्थ कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर है। घटना के वक्त वो एक मेडिकल शॉप के बाहर खड़े होकर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। घटनास्थल से सिर्फ कुछ मीटर्स की दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है। बीजेपी ने तृणमूल कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया, लेकिन तृणमूल नेताओं ने कहा कि यह आरोप निराधार है, यह हत्या उनकी आपसी रंजिश की वजह से हुई। राज्यपाल ने राज्य के डीजीपी और गृह सचिव को तलब किया है। तो आज के शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।